भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें 9 पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं हमारे, और 10वां पॉइंट यानी 10वीं विशेषता हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये विशेषता है कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है विश्व में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था मानी जाती है। विगत कम से कम 4-5 वर्षों से भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे ज्यादा वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था बनी हुई है। मतलब कहने का ये हुआ कि विश्व में जितने भी देश हैं, चाहे वो अल्पविकसित हो, चाहे विकासशील हो, चाहे विकसित हो, सभी देशों में भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से ग्रोथ करने वाली अर्थव्यवस्था पिछले 4-5 वर्षों से बनी हुई है। और उसका प्रूफ ये है, उसके डेटा यहाँ पर दिए हुए हैं। 3 सालों के डेटा है ये, 2023, 24, 25। एक टेबल के माध्यम से मैंने ये डेटा बताए हुए हैं, और ये IMF द्वारा जारी किए गए डेटा। हालांकि ये आगे चेंज हो जाएंगे, जब आप लोग मेंस देंगे तो ये डेटा चेंज होंगे, है ना। लेकिन फिलहाल के लिए जो डेटा है वो ये है। इससे ये साबित हो जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से ग्रोथ कर रही है ना। तो 2023, 24, 25 3 तरह के डेटा है, 3 ईयर्स के डेटा है। ये IMF के डेटा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो संपूर्ण विश्व में जो वृद्धि हुई है अर्थव्यवस्था में, ये परसेंटेज में है, ये है ना। ये डेटा जो है प्रतिशत में है। तो 2023 में 3.3% वृद्धि हुई है संपूर्ण विश्व में, 2024 में 3.2% और 2025 में 3.3%, मतलब वही 3.23% के आसपास ये वृद्धि जो है पूरे विश्व की वृद्धि है। ठीक है, मतलब सभी देशों में एवरेज, है ना, जितने भी देश हैं उन सभी देशों में औसत जो वृद्धि हुई है अर्थव्यवस्था में वो लगभग 3.3% लगभग आप मान सकते हैं। विकसित देश जो हैं उनमें आप देखेंगे तो 1.7, 1.8%, यानी 1.7 से 1.8% जो है वृद्धि विकसित देशों में ये 2023, 24, 25। अमेरिका की हम बात करें तो अमेरिका में 2.5% 2023 में वृद्धि हुई, 2.6% 24 में, 1.9% ये 2025 में वृद्धि हुई। यानी 2025 में वृद्धि, मतलब ये अनुमान है एक्चुअली, ये है ना, 2024, 2025 का ये अनुमान है, क्योंकि अभी ये ईयर चल रहा है तो ये अनुमान लगाए गए हैं। चाइना में वृद्धि अगर देखेंगे तो 5.2% है 2023 में, 2024 में 5% है, और 2025 में ये अनुमान लगाया गया है 4.5%। लेकिन इंडिया में आप देखेंगे तो इन सबसे ज्यादा वृद्धि, मतलब अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है ना। अगर हम अमेरिका विकसित देशों से भारत की तुलना करें तो बहुत डिफरेंस आ जाता है, अमेरिका से तुलना करें तो भी काफी डिफरेंस है। चाइना और भारत में जो वृद्धि हुई है उसमें डिफरेंस कम है। ठीक है, भारत में जो वृद्धि हुई 2023 में 8.2%, 2024 में 7.0% और 2025 में 6.5% का अनुमान लगाया गया है IMF द्वारा, है ना। तो ये जो है आपको, ये जो डेटा मैंने बताए हैं, इसको आगे भी हम लिख सकते हैं, है ना। जैसे भी हम आगे विकसित भारत @ 2047, उसमें हम आधार बताएंगे कि हम जो है 2047 तक क्यों विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। तो उसका एक बड़ा आधार ये है क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो तेजी से ग्रोथ कर रही है, इसलिए हम विकसित हो जाएंगे। तो ये जो डेटा यहाँ पर हम लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये वहां भी आपको काम आना है ना। और यहां से क्वेश्चन आपके प्री में भी आता है, एक आध बार क्वेश्चन आया हुआ है प्री में, IMF का ही एक वृद्धि का अनुमान जो है 2 साल पहले का क्वेश्चन है ना। कौन कब आया था ये? हाँ, 2022 में यहां से क्वेश्चन आया था। भारत में IMF द्वारा भारत में कितनी आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया गया, ऐसा करके क्वेश्चन आया था।
है ना। तो ये जो डेटा है ये आपको जो है मेंस में और जगह भी काम आएंगे और प्री में भी काम आएंगे। हालांकि प्री में तो अब जब प्री होगा तो उस समय चेंज हो जाएगा ये, है ना, नए डेटा आपको आ जाएंगे, लेकिन चीजें लगभग यही रहेगी। इस तरीके से आपको याद करना रहेगा। इसके बाद गरीबी का दुष्चक्र, गरीबी बेरोजगारी अलग से टॉपिक दिए गए हैं, दूसरी यूनिट में ये टॉपिक आपको दिए गए हैं, गरीबी और बेरोजगारी के टॉपिक। और यहां से जो है क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं, गरीबी बेरोजगारी से क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। हालांकि प्रीलिम्स में टॉपिक नहीं दिए हैं ये, लेकिन हिडिंग सिलेबस के अंतर्गत पूछ लेते हैं या उसको करंट से कोरिलेट करके पूछ लिया जाता है प्री में, लेकिन मेंस में तो ये दोनों टॉपिक क्लियर दिए गए हैं। तो हम वहां पर जो है सेकेंड यूनिट में गरीबी बेरोजगारी डिटेल में पढ़ेंगे। यहां पर आपको जो है केवल ये बताना है कि भारत में गरीबी और बेरोजगारी की स्थिति क्या है। यहाँ पर आपको डेटा बताना है ना, विशेषताओं के अंतर्गत हम डेटा बता रहे हैं कि भारत में गरीबी कितनी है, क्या स्थिति है। तो नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, इसको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कहा जाता है, शॉर्ट में लिखते हैं एमपीआई ना। नीति आयोग जो है हर वर्ष गरीबी संबंधी सूचकांक जारी करता है, उसको बोलते हैं बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ठीक है। इसी तरह का सूचकांक जो है यूएनडीपी द्वारा भी जारी किया जाता है ना। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी एक संयुक्त राष्ट्र का ही संगठन है, उसके द्वारा भी जो है इस तरह का सूचकांक जारी किया जाता है। वो मानव विकास सूचकांक भी जारी करती है, वो संगठन करता है। यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक भी जारी किया जाता है और उसके द्वारा ही जो है इसी तरह का सूचकांक जारी किया जाता है। नाम दोनों का सेम, बहुआयामी गरीबी सूचकांक यूएनडीपी का भी है और नीति आयोग का भी, ठीक है। तो नीति आयोग जो है भारत के संदर्भ में इस तरह का सूचकांक जारी करता है। तो इसके अनुसार भारत में निर्धनता का जो अनुपात है, रेशो है, वो है 11.28%। ये 2022-23 का डेटा है ना। 2023 में ये सूचकांक जारी किया गया है, तो उसमें जो है डेटा ये बताया गया है। 19-20 में ये डेटा था 14.96% और 15-16 में ये था 24.85%। इसके और पहले हम देखेंगे, मतलब 2011-12 का डेटा है, वो 21.9%। उसमें क्या दो डेटा आते हैं, 21.9%, एक 29.5%। सुरेश तेंदुलकर समिति के हिसाब से आकलन जब किया गया था तो उसका वो डेटा आया था 21.9%। 2011-12 का डेटा बता रहा हूं। और रंगराजन समिति के हिसाब से आकलन किया गया था तो वो आया था 29.5%। तो यहां पर आप एक ग्राफ बना सकते हैं। हालांकि अब जैसे हमने इसके पहले ग्राफ बनाया था, तो एक या दो ग्राफ एक लॉन्ग क्वेश्चन में आप बनाएंगे। हर हेडिंग में, हर पॉइंट में अगर ग्राफ बनाएंगे तो फिर वो समय बहुत लग जाएगा। तो ये भी ध्यान रखा जाता है कि आप जो है एक ही क्वेश्चन में बहुत सारा क्रिएटिव वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि समय लगेगा ना। क्योंकि आपको 5 बड़े क्वेश्चन लिखना है, पांचों में कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम करना है। तो अब अगर हर पॉइंट में आप जो इस तरह का करने लग जाएंगे तो एक आंसर में आपको समय बहुत लग जाएगा, फिर आपके क्वेश्चन छूटने की आशंका बढ़ जाती है। इसलिए एक हम आंसर लिख रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा क्रिएटिव वर्क नहीं कर सकते हैं। 1-2 पॉइंट में, 3 पॉइंट में जो है इस तरह का वर्क कर सकते हैं, है ना। कहीं पर आप पाई चार्ट बना देते हैं, कहीं पर ग्राफ बना देते हैं, कहीं पर टेबल बना देते हैं। जैसे अभी इसके पहले मैंने टेबल बताई थी, है ना। अब हर जगह टेबल नहीं बन सकती है, हर जगह ग्राफ नहीं बन सकता है, हर जगह पाई चार्ट नहीं बन सकता है ना। रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहता है, ठीक है। हाँ, तो ये जो मैंने डेटा बताए हैं, ये हम जब निर्धनता वाला टॉपिक लिखेंगे तो वहां पर जो है फिर ग्राफ बनाना आपके लिए जरूरी है ना। हम उसमें बताएंगे कि भारत में निर्धनता में कमी हो रही है, ये एक पॉजिटिव चीज है। देखिए कम हो रही है 24.85%, फिर 14.96%, 11.28%।
इस तरह से ये कमी दिख रही है, तो ये एक अच्छा संकेत है भारत के लिए, है ना। हालांकि एक्चुअल में बहुत अलग बात है ना। ये आंकड़ों की बाजीगरी है, इसको बोलते हैं आंकड़ों की बाजीगरी। मतलब आंकड़े दिख रहे हैं कि भाई गरीबी कम हो रही है, लेकिन रियल में क्या है ये सभी जानते हैं। रियलिटी बहुत अलग रहती है ना। गवर्नमेंट क्या करती है, जो बुरी चीज होती है उसको कम बताती है, अच्छी चीज होती है उसको ज्यादा बताती है। किसी तरीके से आंकड़े जो है दिखाए जाते हैं। जैसे साक्षरता अच्छी चीज है तो उसको ज्यादा बताया जाता है। गरीबी बेरोजगारी बुरी चीज होती है उसको कम बताया जाता है, उसमें कमी बताई जाती है ना, जिससे देश में लोग कहें कि यार काम हो रहा है। दूसरा क्या होता है कि जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है वहां से फिर ग्रांट मिल जाता है ना। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में जो है प्रगति हम दिखा रहे हैं, तो यूनिसेफ जो है, सॉरी यूनेस्को द्वारा ग्रांट मिल जाता है भारत को, तो उसका फायदा मिल जाता है ना। अगर साक्षरता बहुत ज्यादा आप बड़ी हुई बता रहे हैं तो यूनेस्को फिर ग्रांट नहीं देता है, बोलता है कि भाई कुछ हो ही नहीं रहा, फिर हम ग्रांट क्यों दें, अनुदान क्यों दें, है ना। तो दिखाना पड़ता है कि देखो हम काम कर रहे हैं, हमें अनुदान दो ग्रांट दो, पैसे दो, है ना। तो ये है, तो इस तरीके से निर्धनता में कमी दिख रही है। बाकी निर्धनता का जो टॉपिक अलग से हम पढ़ेंगे, उसका डिटेल पढ़ेंगे, और जैसा मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। निर्धनता का दुष्चक्र का मतलब होता है कि, मतलब ये है कि एक व्यक्ति, निर्धनता के दुष्चक्र के बारे में जो अर्थशास्त्री हुए हैं रेगनर नर्क्स ने जो है निर्धनता के दुष्चक्र का कॉन्सेप्ट दिया है। रेगनर नर्क्स जो है एक बहुत फेमस अर्थशास्त्री हुए हैं, रेगनर नर्क्स। इन्होंने निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा दी है, अवधारणा। और उन्होंने इस तरह से इसको व्यक्त किया है, उन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब, ये इनका स्टेटमेंट है। एक व्यक्ति इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है, मतलब उसकी गरीबी का कारण ही गरीबी है ना। गरीबी का कारण गरीबी है। क्यों है? क्योंकि व्यक्ति गरीब है क्योंकि उसके पास ज्यादा इनकम नहीं है। जब ज्यादा इनकम नहीं होगी तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा तो ज्यादा उत्पादन नहीं होगा, ज्यादा उत्पादन नहीं होगा तो उसको ज्यादा इनकम नहीं होगी, ज्यादा इनकम नहीं होगी तो बचत नहीं होगी, बचत नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, इससे जो है उसके पास पूंजी नहीं रहेगी, है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि किसी व्यक्ति की गरीबी का कारण ही गरीबी है, मतलब गरीब है तो गरीबी के दुष्चक्र में हमेशा फंसा रहे, इसी को बोलते हैं गरीबी का दुष्चक्र, है ना। ये बुरा चक्र है कि व्यक्ति जो है इस चक्र में फंस गया तो फंसा रहता है, उससे निकल नहीं पाता है, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने व्यक्त किया है, हम इसका डिटेल आगे पढ़ेंगे। इसके बाद आता है बेरोजगारी, बेरोजगारी का व्यापक रूप। अभी कुछ समय से बेरोजगारी में कमी दिख रही है, नहीं तो पहले क्या था, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही थी, गरीबी कम हो रही थी लेकिन बेरोजगारी बढ़ रही थी, और जीडीपी में वृद्धि हो रही है। जीडीपी में वृद्धि होने के बाद भी भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है, जबकि होना चाहिए कि जीडीपी बढ़ रही है तो बेरोजगारी कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। अभी कुछ वर्षों से जो है बेरोजगारी में कमी दिखाई दे रही है ना। बेरोजगारी का जो व्यापक रूप है उसमें 3.2% बेरोजगारी, ये 2022-23 का डेटा है। एनएसएसओ के अनुसार 2021-22 में ये डेटा था 3.6%, 3.6% से अब ये 3.2% रह गया है ना। 21-22 में ये डेटा था 3.6%, 22-23 में डेटा 3.2% हो गया है।
शहरी बेरोजगारी दर 5.2% है और ग्रामीण बेरोजगारी दर है 2.5%। 5.2 और 2.5 ऐसे फिगर है ना। उल्टे कर दो तो शहरी बेरोजगारी ज्यादा है, ग्रामीण बेरोजगारी कम है। उसका रीजन ये है कि गांव में जो है लोग ज्यादा रहते ही नहीं है आजकल। जो गांव के लोग हैं वो शहर में आके रहने लगे, है ना। तो अब गांव में बेरोजगारी कम हो गई क्योंकि वही लोग जो है शहर में आकर के बस गए और वो शहरी हो गए और उनको रेगुलर रोजगार जब नहीं मिलता है तो शहरी बेरोजगारी इस तरह से बढ़ जाती है ना। तो 5.2 2.5% ये शहरी और ग्रामीण बेरोजगारी है। हाँ हाँ, एनएसएसओ ही जारी करता है ये आंकड़े, दोनों वही है ना। ये 2021-22 का है और ये 22-23 का, दोनों एनएसएसओ है ना। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, एनएसएसओ इसको कहा जाता है शॉर्ट में ना। तो वही यही एनएसएसओ द्वारा ही आंकड़े जारी किए जाते हैं। और श्रम ब्यूरो भी आंकड़े जारी करता है। बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं दो संगठन जारी करते हैं, एक श्रम ब्यूरो और एनएसएसओ, है ना। महिला बेरोजगारी दर है 3.2%, पुरुष बेरोजगारी दर 3.3%, है ना। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में बेरोजगारी दर कम है, थोड़ा सा अंतर है, आप देख सकते 3.2 और 3.3%। ठीक है, तो इस तरीके से ये है गरीबी बेरोजगारी के डेटा। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर आपको केवल डेटा लिखना है, जब हम अलग से टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर सारी चीजें इसकी पढ़ेंगे। धन तथा आय के वितरण में असमानता, धन तथा आय के वितरण असमानता का मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ पर विषमता बहुत ज्यादा है। कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा इनकम है, उनको पता ही नहीं कि कितनी इनकम है। कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनको बहुत कम इनकम है, मतलब रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, मतलब दिन भर काम करेंगे तब जो है उनके घर में चूल्हा जलेगा, अगर वो काम नहीं करें तो उनका चूल्हा नहीं जलेगा। ऐसे लोग भी हैं, मतलब रोज कमा करके उसको खाते हैं। लेकिन कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनकी कमाई का अंदाजा ही नहीं है उनको कि कितनी कमाई हो रही है ना। तो ये विषमता है। आर्थिक विषमता भारत में जो है लंबे समय से बनी हुई है। तो उसका डेटा यहाँ पर मैंने दिया हुआ है कि किस तरह से विषमता है। चोटी के 1% लोगों के पास भारत की कुल संपत्ति का आधे से ज्यादा है। तो चोटी के 1%, चोटी के 1% मतलब कौन है? ये अंबानी है ना, अडानी, बिरला, टाटा ये 1% है ना। तो इन लोगों के पास जो है देश की टोटल जो संपत्ति उसका आधे से ज्यादा संपत्ति तो उनके पास है। नीचे के जो 60% लोग हैं उनके पास कुल जो संपत्ति है भारत की उसका केवल 4.8% यानी 5% ही है। तो ये विषमता इस तरह से भारत में लंबे समय से बनी हुई है और इस कारण से क्या है, विकास कहीं न कहीं उस तरीके से नहीं हो रहा है जिस तरीके से विकास होना चाहिए। ये जो विषमता है ये कहीं ना कहीं भारत के विकास में बहुत बड़ी बाधा बनती है ना। क्योंकि कुछ तो ऐसी है कि उनको किसी की जरूरत ही नहीं है, आत्मनिर्भर हैं और आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ वर्ग जो है आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनको जो है बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। अब सरकार उतना सपोर्ट नहीं कर पाती, सरकार के पास उतना फंड नहीं है, पूंजी नहीं है, कैपिटल नहीं है ना। तो ऐसी स्थिति में जो है जो हम बात करें ना समावेशी विकास, समावेशी विकास की बात तो हो रही है लेकिन वो हो नहीं रहा है ना। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास का मतलब होता है सभी का विकास, हर वर्ग का विकास, हर क्षेत्र का विकास, है ना, हर व्यक्ति का विकास। इसको कहते हैं समावेशी विकास, है ना। तो समावेशी विकास ना हो पाने के पीछे बड़ा कारण ये है आर्थिक विषमता। कुछ वर्ग जो है बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं, राष्ट्र की मुख्य धारा से बिल्कुल अलग है। जब तक उनको राष्ट्र की मुख्य धारा से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक जो है समावेशी विकास की जो कल्पना है वो सिर्फ कल्पना रहेगी, उसको साकार रूप देना काफी कठिन है ना।
तो ये है धन तथा आय के वितरण में असमानता यानी आर्थिक विषमता। राष्ट्रीय आय में वृद्धि 1950-51 में जो राष्ट्रीय आय थी 258 रुपए थी, और अभी जो नया डेटा है ये 2023-24 का डेटा है। स्थिर मूल्यों के आधार पर ये दो आधारों पर जो है हम राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी निकालते हैं। एक होते हैं स्थिर मूल्य और एक होते हैं प्रचलित मूल्य या चालू मूल्य, है ना। तो हम ये जब राष्ट्रीय आय का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर इसका जिक्र आएगा राष्ट्रीय आय। पिछली बार राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं का क्वेश्चन आ चुका है, भी हम उस पर चर्चा आगे करेंगे, है ना। तो स्थिर मूल्यों के आधार पर ये डेटा यहाँ पर दिया हुआ है 1,45,84,750 करोड़ रुपए है ये स्थिर मूल्यों के आधार पर, है ना। तो ये है राष्ट्रीय आय में लगातार वृद्धि हो रही है, ये पॉजिटिव चीज है। विकास दर में अनियमित वृद्धि, विकास दर में वृद्धि तो हो रही है लेकिन अनियमित है। अनियमित का मतलब होता है कभी वृद्धि होती, कभी वृद्धि होती, कभी कमी होती, इसको बोलते हैं अनियमित वृद्धि। जैसे अभी कोरोना काल में जो है जो वृद्धि हुई थी वो ऋणात्मक हुई थी। वृद्धि कैसी हुई? ऋणात्मक हुई, मतलब कम हो गई। पिछले वर्ष की अपेक्षा जो है विकास दर कम हो गई थी, तो इस तरह की जो वृद्धि ऋणात्मक वृद्धि कही जाती है। तो ये है वैसे 8.2%, ये 2023-24 का डेटा है ना। 2022-23 का डेटा है 7.2% और 21-22 का 8.7%। 3 सालों की डेटा है और इस हिसाब से आप चाहें तो ग्राफ भी बना सकते हैं। 3 सालों का डेटा आपको उपलब्ध है। ये भी 2 आधारों पर आकलित की जाती है वृद्धि दर, स्थिर मूल्य के आधार पर, चालू मूल्य के आधार पर। अभी हम आगे पढ़ेंगे। ये जो विकास दर में वृद्धि हम बात करते हैं, ये जीडीपी में वृद्धि होती है ना। विकास दर में वृद्धि का मतलब क्या होता है? जीडीपी में वृद्धि, है ना। पिछले साल की अपेक्षा इस साल जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई है उसको हम कहते हैं विकास दर में वृद्धि, ठीक है। मान लीजिए 2022-23 में जो जीडीपी थी उससे 2023-24 में बढ़ी है, वृद्धि हुई है। तो हम क्या करेंगे, 2023-24 में जो जीडीपी थी उसको 2022-23 की जीडीपी से हम घटा देंगे, माइनस कर देंगे, डिवाइड बाय 2022-23 की जीडीपी इंटू 100। तो इससे हमें क्या आ जाएगा? इससे हमें जीडीपी में वृद्धि दर आ जाएगी। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष यानी 2022-23 के मुकाबले 2023-24 में जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई, इसी को हम कहते हैं विकास दर, है ना। तो विकास दर का जो आकलन है वो जीडीपी में वृद्धि के आधार पर निकाला जाता है ना। कभी कभी जो है ऋणात्मक आती है। ऋणात्मक क्यों आती है? कि कमी हो जाती है। मान लीजिए 2022-23 में जो जीडीपी थी उससे 2023-24 में कम हो गई, तो हम जो है जब माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो वो जो फिगर है वो माइनस में आएगा, है ना। 2022-23 में मान लीजिए ज्यादा थी और 2023-24 में कम हो गई, तो हम करते क्या है, 22-23 की जीडीपी में से 23-24 की जीडीपी में से 22-23 की जीडीपी को माइनस करते हैं। तो चूंकि अब 23-24 में कम हो गई है 22-23 की अपेक्षा, तो हम वो आएगा फिगर माइनस में। तो इसको कहते हैं ऋणात्मक वृद्धि, है ना। जैसे 20-21 में ऐसा हुआ था। 20-21 में जो वृद्धि हुई थी वो ऋणात्मक वृद्धि हुई क्योंकि बहुत कम हो गई, है ना। तो ठीक है, तो ये आप देखिए, हम कह रहे हैं अनियमित वृद्धि, मतलब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 21-22 में 8.7% थी, 22-23 में कम हो गई, 7.2% हो गई, 23-24 में भी 21-22 की अपेक्षा कम हुई है, 8.2%। और इसके और पहले जाएं, 20-21 का यहाँ पर डेटा नहीं लिखा हुआ है। 20-21 ऋणात्मक वृद्धि हुई थी, -7 पॉइंट कुछ था। ये आगे भी दिखेगा, ये मेरे ख्याल से ग्राफ, हाँ ग्राफ देखो बना हुआ है, अभी आपको आगे ग्राफ दिखेगा, है ना। तो ये 3 सालों के डेटा मैंने लिखे हुए हैं। आर्थिक समीक्षा जो है, आर्थिक समीक्षा का डेटा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है।
मैंने आप लोगों को फर्स्ट डे बताया था कि आर्थिक समीक्षा जो नई है उसके अकॉर्डिंग डेटा यहाँ पर अपडेट करूंगा मैं। तो ये 23-24 का डेटा है आर्थिक समीक्षा के हिसाब से। 2024-25 में सॉरी ये डेटा है 2023-24 की जो आर्थिक समीक्षा है उसके अनुसार 2024-25 में जीडीपी में जो वृद्धि होगी वो होगी 6.5 से 7.0% होगी। ये 24-25 का आर्थिक समीक्षा का अनुमान है ना। 6.5% से 7.0% जो है 24-25 में जीडीपी रहेगी, ऐसा अनुमान है आर्थिक समीक्षा का। तो ऐसे 4 साल के डेटा यहां पर हो गए। ग्राफ में जो है देखिए ये मैंने बताया था 20-21 का डेटा, हाँ -6.6, मैं 7 करा था, गलत करा था, -6.6% इतनी कमी हुई थी। और उस कमी का कारण क्या था? उसका कमी कारण था कोरोना, कि कोरोना में सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्री ये एकदम डाउन हो गए थे। तो इसलिए जो है ओवरऑल ग्रोथ तो ओवरऑल होती है, तीनों क्षेत्रों में वृद्धि को हम जीडीपी में आकलित करते हैं, है ना। तो कृषि में तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी, लेकिन उद्योग और सेवा क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, इसलिए जो है जीडीपी कम हो गई थी। 19-20 के मुकाबले 20-21 में जीडीपी जो है कम हो गई, यानी उसमें वृद्धि की बजाय कमी हुई। इसलिए जो है ये जो ग्रोथ दिखाई दे रही है वो ऋणात्मक हो रही है, -6.7%। इसलिए ये ग्राफ नीचे आया है। ये सब ऊपर है क्योंकि ये प्लस है, ये नीचे माइनस है, तो ये देखो ग्राफ ऐसा बना है। ये डेटा आप जो है आगे भी काम में लेंगे, है ना। कोरोना के बाद जो है जो एग्जाम हुई थी उसमें इसका क्वेश्चन आया था कि भारत में विकास दर में जो कमी हुई है उसके क्या कारण रहे, कितनी कमी हुई, ऐसा करके कोई कुछ, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है, पर एक क्वेश्चन आया था इसी टाइप का। तो उसमें जो है इस ग्राफ के माध्यम से ही उनको बताना, डेटा ग्राफ के माध्यम से चीजों को बताना था। तो ये आप देखिए देख सकते हैं 2020-21 में कमी हुई है ऋणात्मक, और 21-22 में 8.7%, 22-23 में 7.2%, 23-24 में 8.2%। इस तरीके से जो है ग्राफ के माध्यम से हमें विकास दर बताना। ये राष्ट्रीय आय जीडीपी में भी जो है इसको वहां पर हम यूज करें। जब हम जीडीपी पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आय पढ़ेंगे, तो वहां पर भी जो है ये डेटा आपको काम आ जाएंगे। तो यह है विकास दर में अनियमित वृद्धि। अनियमित वृद्धि का मतलब होता है कभी कमी हो रही है, कभी वृद्धि हो रही है ना। तो इसमें 1, 2, 3, 4 साल की डेटा यहां पर मैंने बताया। ये बताना ज्यादा जरूरी है इस हेडिंग के अंतर्गत, क्योंकि ऋणात्मक वृद्धि बहुत रेयर केस में हुई है ना। तो ये जो फिगर है -6.6%, इसको बताना आगे जरूरी रहेगा। इसके बाद पूंजी बचत दर तथा पूंजी निर्माण दर में वृद्धि, घरेलू बचत दर, सॉरी घरेलू बचत दर तथा पूंजी निर्माण दर में वृद्धि हुई है। 2022-23 का डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये 23-24 का डेटा लिखा हुआ है। 22-23 का 12.6% है और 7.9%। ये एक्चुअली इसमें कमी है, इसमें वृद्धि है, यहाँ पर कमी है ना, एक में कमी एक में वृद्धि है। हालांकि इसके पहले लगातार वृद्धि हुई है, लेकिन यहाँ पर कमी दिख रही है। इसके पहले आप देखेंगे डेटा तो वृद्धि है। और पूंजी निर्माण दर में थोड़ी सी वृद्धि दिख रही है। 22-23 में 30.7% है, 23-24 में 31.3% है। घरेलू बचत दर का मतलब होता है जो भी इनकम होती है, उस इनकम में जो खर्च किया जाता है, खर्च करने के बाद जो सेविंग्स होती है, बचतें होती हैं, उसको हम कहते हैं घरेलू बचत, है ना। पूंजी निर्माण दर का मतलब होता है जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, उससे जो है हमें कितनी हमारे पास पूंजी इकट्ठी हो रही है, उसका निर्माण हो रहा है, उसको बोलते हैं पूंजी निर्माण दर। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि पूंजी का मतलब होता है, पूंजी जो है किस पर निर्भर करती है, इन्वेस्टमेंट पर, और इन्वेस्टमेंट किस पर निर्भर करता है, बचत पर, बचत किस पर निर्भर करती है, आय, और आय किस पर निर्भर करती है, उत्पादन, है ना।
अगर उत्पादन ज्यादा होगा तो आय ज्यादा होगी, आय ज्यादा होगी और खर्च कम होगा तो बचत ज्यादा होगी, बचत ज्यादा है तो हम इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे, इन्वेस्टमेंट अगर होगा तो हमारे पास पूंजी का निर्माण है ना। तो पूंजी जो है इन्वेस्टमेंट पर निर्भर करती है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट ज्यादा पूंजी, कम इन्वेस्टमेंट कम पूंजी, है ना। तो ये दोनों रिलेटेड है, बचत और पूंजी निर्माण। बचत होती है तो हम इन्वेस्ट करते हैं, और इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पास पूंजी का निर्माण होता है, पूंजी का कलेक्शन होता है। ठीक, तो इस तरीके से ये डेटा है। ब्लू इकोनॉमी का बढ़ता दायरा, ब्लू इकोनॉमी का मतलब होता है कि समुद्री अर्थव्यवस्था, समुद्र में जो है जो भी उत्पादन होता है, जो भी एक्टिविटी होती है समुद्री भाग में, उसको कहते हैं ब्लू इकोनॉमी, है ना। तो भारत में जो है ब्लू इकोनॉमी को लेकर के काफी प्रगति हो रही है। कुछ देशों के साथ, जैसे नॉर्वे के साथ समझौता हुआ है, कुछ देश जो है इस क्षेत्र में काफी आगे हैं, तो उन देशों के साथ समझौता भारत द्वारा किया गया है ना, ब्लू इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए। तो ब्लू इकोनॉमी जो है जीडीपी का 4% अभी है, और इसको जो है आगे बढ़ाने का प्रयास चल रहा है ना। ब्लू इकोनॉमी का मतलब आया समझ में। ब्लू इकोनॉमी का मतलब समुद्र में जो भी गतिविधियां होती हैं, समुद्र में जो उत्पादन होता है ना, उससे जो इनकम होती है वो ब्लू इकोनॉमी के अंतर्गत आती है ना। नीली अर्थव्यवस्था, ब्लू यानी नीली, इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था। नीली अर्थव्यवस्था, पानी नीला होता है, मतलब पानी में जो भी समुद्री भाग है वहां जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी वहां से उत्पादन होता है, उससे जो है जो इनकम होती है सरकार को, ऐसी अर्थव्यवस्था को ब्लू इकोनॉमी कहा जाता है। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ते अंतरिक्ष की ओर कदम, अंतरिक्ष की ओर बढ़ते कदम, चंद्रमा पर हम पहुंच गए हैं, मंगल पर पहुंच गए हैं, सूर्य मिशन भी हो गया है ना। मतलब ये बढ़ते कदम है ना, चंद्रमा की ओर बढ़ते कदम, मंगल की ओर बढ़ते कदम, और सूर्य की ओर बढ़ते, सूर्य मिशन भी हमारा पहुंच गया। तो इस तरीके से आपको इसमें मेन चीजें बताना है, चंद्रमा, मंगल और सूर्य, है ना। तो ये है भारतीय अर्थव्यवस्था प्रमुख विशेषताएं। इसमें एक आता है गिग इकोनॉमी, इसका डिटेल आगे आएगा। गिग इकोनॉमी का बढ़ता दायरा में लिख सकते हैं, गिग इकोनॉमी, इकोनॉमी का बढ़ता, है ना, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। गिग इकोनॉमी का मतलब होता है कि ये जो टेम्परेरी जो वर्कर होते हैं, जैसे जोमेटो है ना, उबेर है, ओला है, इसमें जो लोग काम करते हैं, इस तरह की जो एक्टिविटी होती है उसको बोलते हैं गिग इकोनॉमी, है ना। और इसके जो वर्कर होते हैं उनको गिग वर्कर्स बोलते हैं। इनकी कोई लायबिलिटी नहीं होती। इसमें ये रहता है कि कभी भी वो काम पर लग जाते हैं, कभी भी छोड़ सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं रहता कि भाई आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा, है ना, और आपको यहाँ पर परमानेंट ही काम करना पड़ेगा, आप छोड़ नहीं सकते हैं। कभी भी छोड़ देते हैं, कभी भी काम पर लग जाते हैं। इनको फैसिलिटी नहीं मिलती है जो परमानेंट वर्कर्स को मिलती है, जैसे पीएफ वगैरह इनको नहीं मिलता है, पेंशन वगैरह नहीं मिलती है। तो ये इस तरह की जो इकोनॉमी होती है उसको बोलते हैं गिग इकोनॉमी। ये बहुत आजकल आगे बढ़ रही है और इसका भारतीय अर्थव्यवस्था में काफी योगदान है, गिग इकोनॉमी का, गिग वर्कर्स। इसमें जोमेटो वगैरह है ना, और ओला कैब वगैरह जो होते हैं ना, ये जो एक्टिविटी होती है आजकल ये ज्यादा चल रही है। तो इनके माध्यम से जो अर्थव्यवस्था को सपोर्ट मिल रहा है, तो ये जो है एक नया आयाम है भारतीय अर्थव्यवस्था का। तो इन ब्लू इकोनॉमी, गिग इकोनॉमी, इनका उल्लेख भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। अभी इसका गिग इकोनॉमी का आगे मैं जिक्र करूंगा, अभी इसके डेटा वगैरह बताऊंगा। तो ये इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा हो जाता है टॉपिक आप लोगों का। फिर मैंने क्या बताया, क्या किया है आगे, जैसे कल आप पूछ रहे थे कि सकारात्मक नकारात्मक, तो मैंने यहाँ पर यह किया है कि यही पॉइंट जो है सकारात्मक नकारात्मक अलग अलग कर दिए,
अभी हमने क्या किया है, अभी हमने सब मिक्स कर लिए, एक साथ पढ़ लिए। इसमें आगे मैंने ये किया है कि इसमें कुछ सकारात्मक विशेषताएं हैं और कुछ नकारात्मक विशेषताएं, तो दोनों को अलग अलग करके यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। चीजें वही है सब, बस मैंने उनको अलग अलग कर दिया। देखिए, पहले सकारात्मक विशेषताएं यहाँ पर लिख दी हैं, सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था हमने पढ़ ली है ना, नियोजित अर्थव्यवस्था है, खुली अर्थव्यवस्था है, विकासशील अर्थव्यवस्था है, देश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र के योगदान में कमी। जैसे मैंने कल भी बताया था कि योगदान में कमी जो है ये एक सकारात्मक चीज है, क्योंकि कृषि क्षेत्र का योगदान अगर कम हो रहा है जीडीपी में, तो ये जो है कहीं ना कहीं विकास का सूचक माना जाता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये सकारात्मक है। इसके अलावा खाद्यान्न आत्मनिर्भरता, खाद्यान्न पर हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं। देश की जीडीपी में सेवा क्षेत्र के योगदान में वृद्धि हो रही है, ये भी सकारात्मक चीज है। विश्व की 5वीं विदेशी विनिमय मूल्य के आधार पर तथा विश्व की 3री पीपीपी के आधार पर बड़ी अर्थव्यवस्था भारत मानी गई है, और विश्व की सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था। तो ये सारे पॉइंट जो है हमने सकारात्मक में यहां पर लिखे हैं। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि सकारात्मक पॉइंट आपको ज्यादा बताना है। पहले सकारात्मक पॉइंट बता देंगे और फिर कुछ पॉइंट जो है नकारात्मक भी बता देंगे, क्योंकि देखो 9 पॉइंट हो गए, इसमें मेरे ख्याल से लास्ट ही होगा। हाँ, ये भी है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि, घरेलू बचत दर, पूंजी निर्माण में वृद्धि, विलय इकोनॉमी का बढ़ता दायरा, भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतरिक्ष की ओर बढ़ते कदम, ये है। अब 13 पॉइंट आपके सकारात्मक हो गए, इतने सारे हो गए, है ना। 1-2 ही अगर लिखेंगे तो भी चल जाएगा, नहीं भी लिखेंगे नकारात्मक तो भी, मतलब नकारात्मक के आप जो है सिर्फ हेडिंग लिख दो और इनको डिस्क्राइब कर दो, क्योंकि 13 पॉइंट तो यही हो गए। 10 से 12 पॉइंट ही आप लिख सकते हैं, 2 पेज मिलते हैं आपको, क्योंकि अब सिर्फ पॉइंट तो लिखना नहीं, उसमें थोड़ा सा डिस्क्राइब भी इसको करना है, कहीं पर आपको ग्राफ भी बनाना है, कहीं पर पाई चार्ट भी बनाना है, टेबल बनाना है। तो 2 पेज में तो इतने में 2 पेज हो जाएंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी आपको लिखना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा कंक्लूजन भी लिखना पड़ेगा, है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये 13 पॉइंट हैं, इन्हीं पॉइंट्स में आपका आंसर कवर होगा। तो चाहे तो जो नकारात्मक पॉइंट है उनको सिर्फ जो है उनकी हेडिंग लिख दो, उनको डिस्क्राइब मत करो ना, क्योंकि सारे पॉइंट डिस्क्राइब नहीं कर सकते। नकारात्मक पॉइंट में कृषि पर अत्यधिक निर्भरता अभी भी है, गरीबी का दुष्चक्र है, बेरोजगारी का व्यापक रूप है, धन तथा के वितरण में असमानता है ना। सारी डिटेल हम कर चुके हैं, यहाँ पर सिर्फ मैं पॉइंट बता रहा हूं। इसके अलावा विकास दर में अनियमित वृद्धि है, पूंजी का अभाव है, औद्योगिक पिछड़ापन है। पूंजी का अभाव, औद्योगिक पिछड़ापन, ये उसमें पॉइंट नहीं थे, ये मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़े हैं ना। ये 2 पॉइंट जो है एक्स्ट्रा है, जो वहां पर हमने नहीं पढ़े, है ना। पूंजी का अभाव और औद्योगिक पिछड़ापन, ये 2 पॉइंट जो है एक्स्ट्रा है। तो ऐसे मिलाकर के आप कितने हो गए, ये 20 पॉइंट हो गए। 13 सकारात्मक है और 7 जो है नकारात्मक है, मतलब 20 पॉइंट हो गए, मतलब 2 लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। क्योंकि एक इसमें हाँ चुनौतियां का, हालांकि पॉइंट इसमें है नहीं है, मतलब ये सिलेबस में नहीं है मेरे ख्याल से ना, चुनौतियों वाला कोई ऐसा टॉपिक सिलेबस में दिया नहीं है। हाँ, अगर आता है तो बिल्कुल डाल सकते हैं, चुनौतियां ही हैं वैसे तो देखा जाए, और इनको लक्षण में भी लिखते हैं हम। ठीक है, तो इस तरीके से ये भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं का टॉपिक आप लोगों का पूरा हो जाता है। ये इसमें फिर आपको लास्ट में बताना रहेगा, क्योंकि अब पॉइंट तो हमने लिख लिया, इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया था, इसमें 2 से 3 लाइन में आपको कंक्लूजन भी लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चन में कंक्लूजन भी लिखना होता है। तो आप ये बताना है कि इस भारतीय अर्थव्यवस्था के अधिकांश तत्व, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं संबंधी अधिकांश तत्व सकारात्मक है, लेकिन कुछ तत्व नकारात्मक है, उनमें गरीबी, बेरोजगारी जैसे नकारात्मक तत्व विद्यमान है, जिनके निराकरण के लिए
सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उन कार्यक्रमों का हम उल्लेख कर सकते हैं ना। भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिकांश तत्व तो सकारात्मक हैं, लेकिन कुछ तत्व नकारात्मक हैं, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, औद्योगिक पिछड़ापन आदि, जिनको दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा अनेक प्रयास, उसमें कुछ कार्यक्रम हम लिख देंगे, जैसे मनरेगा है, मेक इन इंडिया है ना, स्टार्टअप है ना, आदि चलाए जा रहे हैं। और इनके जरिए जो है भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में सम्मिलित हो जाएगा ना। अगर इस तरह का प्रयास सरकार द्वारा इस तरह का प्रयास किया जाता है निरंतर, तो भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में सम्मिलित हो जाएगा, विकसित राष्ट्र बन जाएगा। इस तरह से आपको जो है इसका इंट्रोडक्शन बताना, यानी एंड जो है उसका करना है पॉजिटिव तरीके से, है ना। हमेशा जो है हम जो एंडिंग होती है वो पॉजिटिव होती है ना। सुझाव के रूप में या एक संभावना व्यक्त कर देते हैं, या कुछ नई चीज हम उसमें ऐड कर देते हैं, तो इस तरीके से हम उसका अपने आंसर की एंडिंग करते हैं। तो निष्कर्ष हमेशा जो है सुधारात्मक होना चाहिए, है ना। निष्कर्ष कैसा होना चाहिए? सुधारात्मक, है ना, आलोचनात्मक नहीं होना चाहिए, सुधारात्मक, पॉजिटिव, है ना। जैसे आप पिक्चर देखते हैं ना, पिक्चर में क्या होता है, बीच में सब चलता रहता है, मारपीट चलती रहती है ना, और लास्ट में सब सही हो जाता है ना। तो एंडिंग जो है हैप्पी होती है। कोई भी पिक्चर होती है उसकी एंडिंग कैसी होती है? हैप्पी एंडिंग होती है। तो वैसी हमारे आंसर की एंडिंग भी हैप्पी होना चाहिए, है ना, पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, सुधारात्मक, सुझावात्मक होनी चाहिए। आप कुछ अच्छी बात बताएं, अच्छा सुझाव दें, या अच्छी संभावना व्यक्त करें। ये हम संभावना व्यक्त करें 2047 तक हमारा जो भारत है विकसित राष्ट्र बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि इस तरह से प्रयास चल रहे हैं, सरकार द्वारा इस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं। जो भी योजनाएं, कार्यक्रम चल रहे हैं, उनका हम उल्लेख करते हुए बता देंगे कि सरकार इस तरह से प्रयास चूंकि कर रही है, और इससे ऐसी संभावना है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। तो इस तरीके से जो है इसका हमें कंक्लूजन लिखना है। ठीक, तो ये पहला टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, इसमें जो भी चीजें मैंने बताई हैं ये अन्य जगह भी आपको काम आएंगे, ये डेटा ना। मतलब ये आपको ऐसा नहीं समझना है कि सिर्फ इसी आंसर में आपको ये जो पॉइंट मैंने बताए हैं, डेटा बताए, इसी आंसर में काम आएंगे, आगे भी काम आना है। जैसे गरीबी बेरोजगारी का टॉपिक अलग से दिया है तो वहां काम आना है ना। कृषि वाला टॉपिक है तो वहां पर खाद्यान्न उत्पादन जो हमने लिखा है वहां पर ये काम आएंगे, है ना। एक आपके सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है क्षेत्रीय संतुलन, तो क्षेत्रीय संतुलन पढ़ेंगे तो वहां पर धन तथा आय की वितरण में जो समानता है, वो जो मैंने यहाँ पर डेटा बताया वहां पर आपको काम आएगा, है ना। राष्ट्रीय आय संबंधी, जीडीपी में वृद्धि संबंधी, विकास दर में वृद्धि संबंधी जो हमने डेटा पढ़े हैं, ये आपको जो है राष्ट्रीय आय वाला जो टॉपिक वहां पर काम आना है। तो ये पूरे इकोनॉमी में चीजें काम आनी है आप लोग, ठीक है। हाँ, तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है हमारा। इसके बाद आगे जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है विकसित भारत @2047। ये दूसरा टॉपिक होगा, तो इसको हम कल स्टार्ट करेंगे, विकसित भारत @2047।